अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और अभी तक हमने इतनी बातें कर ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मैंने सोचा क्यों ना आज हम फिर से क्वेश्चनिंग का सेशन करें। आपको तो अच्छी तरह से पता है कि ये हमारा पैटर्न है, जब भी हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो हम थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर जरूर डिस्कस कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। हमारी बुक का टेस्ट योर सेल्फ है, तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। कितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने देख लिए ना, और कितने कॉन्सेप्ट्स हमने बात भी कर लिए, फंक्शनल ग्रुप भी देख लिए, स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, और साथ ही साथ हमने टेस्ट भी परफॉर्म करके देख लिए कि कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, जब हम इकट्ठी करते हैं हमें लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है, इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कर लेते हैं और वही क्वेश्चन आंसर करते हैं जो बुक में ऑलरेडी गिवन होते हैं। थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, हमारा सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी रिवाइज हो जाता है और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हमने पेपर में जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कैसे करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझ आ जाता होगा कि आपको पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे किस तरह से जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और जिन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ 11.4 जो कि हमारी बुक का है, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एस्टर। देखें, एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ पे आके अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सबने याद रखना है कि COO हमेशा आपका एस्टर का फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। ये COO, ये आप सबने याद रखना है। अब इसकी लेकिन अटैचमेंट किस तरह से होती है। अटैचमेंट कुछ यूं होती है कि यहाँ आपका C होगा और इसके साथ डबल बॉन्ड में होगा ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, दूसरा ऑक्सीजन आपके पास कार्बन के साथ इस तरह अटैच होगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ भी आपके पास कोई R ग्रुप होगा और इस कार्बन के साथ भी कोई ना कोई R ग्रुप होगा। इनमें से एक पे हम डैश लगा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के दोनों R ग्रुप्स डिफरेंट हैं। दोनों ही R ग्रुप्स आपके पास सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है कि हमने एस्टर का किस तरह से लिखना है। आर ग्रुप्स होंगे, आर ग्रुप का मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और वो एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। हम सेम भी लिख के देख लेते हैं और हम डिफरेंट भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेम लिखते हैं और दोनों तरफ हम मिथाइल को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन, और मिथाइल ही हम इस तरफ अटैच करेंगे क्योंकि हम सेम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल मेथानोएट। मैं सेम करके नाम इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पास ये होगा कि आपको ना फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं अभी डिफरेंट करूंगी ना तो आपको नाम समझ में नहीं आएंगे, और नामों पे हमारी, अगर मैं अभी डिफरेंट करूंगी तो आपको नाम समझ में नहीं आएंगे, और नामों पे अभी हमने और क्योंकि प्रैक्टिस करनी है और मैंने आपको बताना है कि किस तरह से हमने इनके नाम लिखने। एस्टर्स की नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन एस्टर बनते कैसे हैं ये सिर्फ आप सबने याद रख लेना है कि आपके पास हमेशा एल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और इस रिएक्शन का रिजल्ट होगा एक एस्टर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एस्टर प्लस वाटर आपके पास आपके प्रोडक्ट्स होंगे। ये रिएक्शन मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको ये बार बार याद रह जाए। अगर इस रिएक्शन में आपको कोई चीज़ भूलेगी भी तो अभी हमने इस पे और भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ये भी पता हो कि आपने इन कंपाउंड्स में अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो इनकी नेमिंग किस तरह से करनी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बहुत मुश्किल या आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा रही हूँ। हमारे पास ये सिलेबस में मौजूद है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपके पास एस्टर्स के नाम गिवन है और अगर आपको ये नहीं पता कि उनको नेम करना किस तरह से है तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि एस्टर्स की नेमिंग किस तरह से की गई है। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि आपके पास एस्टर्स में R और R डैश होता है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ बनाए होंगे एस्टर्स के कंपाउंड्स। नहीं बनाए तो अब बना लें ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो। अब हम डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच करने लगे हैं इसके साथ। यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी C2H5, ठीक है। ये है एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ है इथाइल। इनके नेम जब हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इनकी नेमिंग में ऐसा नहीं होता कि हमने अल्फाबेटिकली चलना है जैसे हमने ईथर्स में किया था, जैसे कीटोन्स में किया, एल्डिहाइड्स में किया। अल्फाबेटिकली नहीं चलना होता बल्कि डिफरेंट होता है इनका कुछ तरीका। उसके बारे में अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एस्टर्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो क्योंकि हम एक बड़ी ईजी सी चीज़ सीख रहे हैं तो हम उस ईजी चीज़ को ही लेके चलते हैं, बारी बारी सीखेंगे सारी चीज़ें। आपके पास फंक्शनल ग्रुप ये है, आपके पास स्टूडेंट्स ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये आपने याद रखना है कि यहां तक बस आपका फंक्शनल ग्रुप है। COO
याद रख लेना है COO आपका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स का, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़ा सा देख लें कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। आपके पास जहाँ पे भी कार्बन के अलावा कोई एटम्स हैं जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ये होंगे आपके अल्कोहल्स, ठीक है। जहाँ पर भी आपके पास CHO प्रेजेंट होगा ये होगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। जहां पर भी आपके पास सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन होंगे ये होंगे आपके कीटोन्स। जिधर आ जाएंगे COOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। देख रहे हैं थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप इनके कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे ना, और अगर आप इनके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे बना के, तो आपको ये याद नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास है COO, ये हैं हमारे एस्टर्स, ठीक है। ये एस्टर्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप थे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक दफ़ा रिपीट कर दिया आपको ताकि ये रिवाइज हो जाए। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको याद रहेगा एस्टर्स का कौन सा है, और अगर नहीं याद तो फिर इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएं, फिर आपको याद रह जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हमने बात करनी है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, और जब हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करनी है तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखें शुरू होती है कि आखिर इनका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एटम सिमिलर होने की वजह से अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि इनमें से कीटोन्स कौन से हैं और एल्डिहाइड्स कौन से हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए याद रखें जब भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एटम्स मौजूद होंगे ये है एल्डिहाइड, और जब सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे ये हैं कीटोन्स। अब इनकी अटैचमेंट किस तरह से होगी, यहाँ पे आपके पास होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, और इस तरफ हाइड्रोजन, ये है आपका एल्डिहाइड, और आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों साइड्स पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, ये है आपका कीटोन। तो क्या चीज हमने याद कर लेनी है, हमने इनके फंक्शनल ग्रुप्स याद कर लेने। क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, इधर ये है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से हम याद कर लेते हैं कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन्स में। तो ये चीज आप सबने याद रखनी है। फंक्शनल ग्रुप्स के बाद अब अगली बात करते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में और क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए एल्डिहाइड्स में आपके पास यहाँ पे जो R ग्रुप है ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये कोई अल्काइल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड हमारा सबसे बेसिक और फर्स्ट इन द सीरीज होता है। सबसे पहला एल्डिहाइड वो होता है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। जबकि कीटोन्स में आपके पास यहाँ पे जो R होगा और यहाँ पे जो R होगा वो हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन ये R एल्काइल ग्रुप होंगे विच कैन बी सेम और डिफरेंट। समझ में आ रही है ये बात कि आपके पास कीटोन में कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, आर की जगह पे कीटोन्स में आपके पास हमेशा कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स के बगैर समझेंगे तो कभी समझ नहीं आएगी, तो आइए हम जरा इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा सिंपलेस्ट वो है जिसमें हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो, इसका क्या नाम था, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड्स का सबसे बेसिक है, सबसे छोटा, सबसे बेसिक, ये आप समझे फर्स्ट इन द सीरीज है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर ली, और यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास कीटोन कौन सा सबसे बेसिक होगा। देखें आप कीटोन में डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं लगा सकते। अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया ना एक साइड पे, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको कीटोन नहीं रहने दिया, आपने उसको एल्डिहाइड बना दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे भी सबसे छोटा क्या है, मिथाइल ग्रुप, वो अटैच होगा, और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो इस तरह से अब आपका ये कंपाउंड बनेगा। डाइमिथाइल कीटोन कह लें, एसीटोन कह लें, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। तो ये है आपका सीरीज में एल्डिहाइड की, ये देख लें स्टूडेंट्स, ये आपके सीरीज में एल्डिहाइड की सीरीज में फॉर्मेल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड है, और साथ ही साथ कीटोन की सीरीज में आपके पास एसीटोन सबसे छोटा कीटोन है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन क्योंकि अटैच हो सकता था एल्डिहाइड के साथ, इसीलिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया। कीटोन में हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता, इसीलिए हमने क्या कहा कि एसीटोन फर्स्ट इन द सीरीज है और सबसे छोटा एसीटोन है। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। यहाँ तक हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का डिफरेंस समझ लिया। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के डिफरेंस में
अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करते तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। और सिर्फ ये बात एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे अप्लाई नहीं होती। आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछा जाए तो जरा गौर कर लीजिएगा कि आप उस फंक्शनल ग्रुप को एज यूं समझें कि आप उसको उसकी बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं। आप ये बता सकते हैं कि नहीं कि ये फंक्शनल ग्रुप किन एटम्स पे बेस कर रहा है, ये क्या प्रॉपर्टीज दे रहा है। प्रॉपर्टीज तो चले हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना। अगर मैं आपको कीटोन कहूं तो आपको एटलीस्ट माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि उसके अंदर एटम्स कौन से मौजूद हैं और बॉन्ड्स किस तरह से बन रहे हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कार्बन का नहीं ना समझ होगी कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है एल्डिहाइड और कीटोन में, इधर और इधर, तो आप बाकी बॉन्ड्स में गड़बड़ कर बैठेंगे। फिर क्या होगा, 4 के बजाय 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे और फिर सारा का सारा कंपाउंड गलत हो जाएगा। इसी वजह से याद रखना है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ होता है डबल बॉन्ड। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स ये है, गिव द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मैंने आपको बताया था आपका एटम्स भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास बॉन्ड्स भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बॉन्ड्स कौन से होते हैं, बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं, ये हमने देखा था। एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होगा, एल्कीन में, बिल्कुल ठीक, एल्कीन में आपके माइंड में अगर आया है कि डबल बॉन्ड है तो सही आंसर आया है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका एल्कीन में और इसी तरह एल्काइन में हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो यही आपने याद रखना है। इनको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके जितने एल्कीन्स हैं उनको जो चीज़ प्रॉपर्टीज देती है, जो उस पर रिएक्ट कर रही है, मतलब एल्कीन की कुछ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसके पीछे रीजन क्या है, डबल बॉन्ड। उसमें डबल बॉन्ड है, इसी वजह से वो फंक्शनल ग्रुप बन गया। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कोई ऐसी सीरीज जो होमोलोगस होगी, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अब इसको हमने बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप क्यों कह दिया, क्योंकि जहां स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, वहां पे क्या होगा कि आपके पास प्रॉपर्टीज हो जाएंगी बिल्कुल ही डिफरेंट। और एल्काइंस का भी यही केस है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज हो जाएंगी डिफरेंट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इन सारे एल्काइंस की एक दूसरे से तो सिमिलर होंगी, लेकिन वैसे डिफरेंट हो जाएंगी। तो आप सबने याद रख लेना है कि हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइंस खुद में फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनके बॉन्ड्स हैं इनका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये बात आप सबको याद हो जाएगी। चले, अब आपको फंक्शनल ग्रुप की देखें प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चंस किए सॉल्व अपने फंक्शनल ग्रुप पे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक दफा रिवाइज भी करवाए हैं। उनमें मैंने वो नहीं कराए जिनमें नाइट्रोजन था, हेलोजन था, तो वो वाले आप खुद देख लें। उम्मीद है कि आपने सारे के सारे कंपाउंड्स लिख के सॉल्व किए होंगे ताकि आपको भूले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हाउ इज एन अल्कोहल टेस्टेड। हम सबको पता है, हमने 2 तरीके पढ़े थे अल्कोहल टेस्ट करने के। एक हमने पढ़ा था सोडियम मेटल टेस्ट, ठीक है, कि सोडियम मेटल की वजह से कौन क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट आप सबको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। आपको टेस्ट भूल जाए, आपको रिजल्ट नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट सबके यूनिक होते हैं, रिजल्ट सबके डिफरेंट होते हैं। बेशक हमने जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ना वो भी डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि मैं मान लेती हूँ, चलें आपको लगेगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं, एक जैसा सब कुछ है, वो वहाँ तक मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन आप अगर क्वांटिटी भूल भी जाते हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस चीज़ का किससे रिएक्शन करवाया और रिजल्ट क्या आया है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सबको आनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा अगर आपको ये पता लग गया ना कि कहाँ किस चीज़ का रिएक्शन करवाया और रिजल्ट क्या आया है, तो क्वांटिटीज़ देखिएगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगी। अब क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अगर नहीं याद, तो आपने 2 to 3 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके अंदर आपने सोडियम मेटल ऐड कर देना है। देखा कितनी इजी है, ये तो मुश्किल ही नहीं है अल्कोहल के टेस्ट के लिए। तो आपने ऐड कर देना है सोडियम मेटल और आपके पास रिजल्ट क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी तो ये इस बात की निशानी है कि आपके पास एक अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक हो गया। दूसरा हमारा कौन सा टेस्ट है? दूसरा हमारा टेस्ट है कि हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन होनी चाहिए। एस्टर फॉर्मेशन के लिए आप सबको याद है कि मैंने आपको बताया था, जिन जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की उनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि आपने सबसे पहले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अपना डाल देना है एसिटिक एसिड। कॉमन है ना, इसलिए हम एसिटिक एसिड को मोस्टली कंसिडर करते हैं।
एसिटिक एसिड डाल देना है और उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप्स आपने डाल देने हैं H2SO4 के। H2SO4 क्यों डाल रहे हैं हम, उम्मीद है आप सबको ये बात याद भी होगी, समझ भी आई होगी। H2SO4 इसलिए डालते हैं, कभी कभी कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट करता है। खैर ये सारी रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए इनको भूलना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इन सब के रिजल्ट में ये जो पूरा प्रोसीजर हम लिख रहे हैं ना, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एस्टर बन जाएंगे। और एस्टर बनने की वजह से ये होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी वैसे उसको स्मेल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ी प्यारी सी प्लेजेंट सी स्मेल होगी, खुशबू होगी जो निकलने लग जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि एस्टर फॉर्मेशन हो गया। ऑलरेडी अल्कोहल की प्रेजेंस में और एसिड्स की प्रेजेंस में वो खुशबू नहीं आ रही होगी। जैसे ही एस्टर बनेगा ना, तब वो फ्रूटी स्मेल इवॉल्व करेगी और आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, अब हमारे पास एस्टर बन गए। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने हीट किया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसके अंदर अल्कोहल मौजूद था। ये बात समझ में आ रही है आप सबको। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ कीटोनिक ग्रुप टेस्टेड। कीटोन्स के टेस्ट फिर से बड़े इंपॉर्टेंट है, आप सबको मैंने करवाए भी हैं, बताए भी हैं, फिर भी देख लेते हैं एक दफा दोबारा, इस तरह से हमारी रिविजन भी हो रही है। सबसे पहला कीटोन का टेस्ट है स्टूडेंट्स फिनाइल हाइड्रोजन का। फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पेपर में एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट इकट्ठे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना और साथ ही साथ इन दोनों को भूलना भी नहीं है। फिनाइल हाइड्रोजन का टेस्ट है, उसके अलावा आपके पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट है और साथ ही साथ आपके पास टेस्ट है फेलिंग सोल्यूशन का। फेलिंग सोल्यूशन पे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था हमें ये सबको याद है, लेकिन आपके पास जो बाकी टेस्ट है ना, इनको आपने स्टूडेंट्स नहीं बोलना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है और साथ ही साथ फेलिंग्स। फेलिंग्स का हम सबको पता है कि कोई रिजल्ट नहीं आया था, उसकी रीज़न क्या है कि फेलिंग सॉल्यूशन का जो टेस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करके देता है। तो कीटोन्स में इसका कोई रिजल्ट आता ही नहीं है, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो कीटोन्स में क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा तो कोई भी आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात याद हो गई। अब हम बात करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट की। सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट में क्या होगा, तो जी स्टूडेंट्स, फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट में हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। टेस्ट का प्रोसीजर कुछ ये है कि आपने पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसको 2 क्यूबिक सेंटीमीटर फिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन में ऐड कर देना है, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन को मैं पीएच सोल्यूशन करके लिख रही हूँ, पीएच के साथ कंफ्यूज नहीं करना, मैं सिर्फ पूरा लिख नहीं रही, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। फिनाइल हाइड्रोजन से ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। 2 क्यूबिक सेंटीमीटर फिनाइल हाइड्रोजन लेना है, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको मिक्स कर दें। दूसरा टेस्ट है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो है कि हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। उसमें हमने क्या करना है, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने ले लेना है ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के स्पेलिंग याद रखने हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये स्पेलिंग बड़े कंफ्यूज करते हैं। और उसके बाद इसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप्स डाल देने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 to 3 ड्रॉप्स डाले और अब इस सारे मिक्सचर के अंदर आपने डाल देना है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको करें मिक्स करने के बाद आपके पास क्या होगा कि जो रिजल्टेंट चीज़ बनेगी ना, उसमें रेड सोल्यूशन, रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर चेंज होके हो जाएगा रेड, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, कीटोन मौजूद है। तो कीटोन के जो प्रेसिपिटेट्स बने थे वो ऑरेंज रेड थे और जो सॉल्यूशन बना है हमारा नाइट्रोप्रोसाइड से, वो कौन सा सॉल्यूशन है, रेड सॉल्यूशन है। तीसरा टेस्ट हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन था। फेलिंग सोल्यूशन में हमने देखा कि कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। फेलिंग सोल्यूशन हमने परफॉर्म किस तरह किया था, वैसे इसका प्रोसीजर आपको आना चाहिए एंड में बस आपने ये लिख देना है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। प्रोसीजर क्या है कि आपने लेना है फेलिंग का इक्वल वॉल्यूम फेलिंग सोल्यूशन ए के और बी के, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, पेपर में भी कोशिश कीजिएगा कि फेलिंग सोल्यूशन का लिखें पूरा, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन लिखें और उसके बाद एंड पे बताएं कि इसमें कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो फेलिंग्स टेस्ट किस तरह से करना है, इसमें स्टूडेंट्स आपने ले लेना है फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी और इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स आपने मिक्स कर देने हैं, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल वॉल्यूम्स आपने इन दोनों के मिक्स कर देने हैं और उन इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स करने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है एंड बॉईल फॉर 5 मिनट्स। थोड़ी देर का मतलब हमारा वैसे यही होता है कि 4-5 मिनट से ज़्यादा हमने जाना नहीं है, 5 मिनट के लिए बॉईल करें। अगर तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई एल्डिहाइड हुआ
तो क्या रिजल्ट आता है, क्या था हमने पढ़ा था, रेड कलर का सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, रेड सोल्यूशन बन जाता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है कि आपको पता लग जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास एल्डिहाइड था। यहाँ पे क्योंकि रेड सोल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि इनफैक्ट स्टूडेंट्स सबने याद रख लेना है कि जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। किस केस में? कीटोन्स के केस में। ये बात सबको समझ आ रही है? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको ये बात याद रहनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि फेलिंग सॉल्यूशन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो रिएक्ट करता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में आपका एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, आपका कीटोन रिएक्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये बात आप सबने याद रखनी है, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नामों के साथ साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन फैक्टर कि उनके अंदर कौन सा एटम मौजूद है, कैसे मौजूद है, और सारों के टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब याद कर लें, पेपर में पूछे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप की डिटेल हमारा 10th का सिलेबस नहीं है, हमने 10th में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वरना हर फंक्शनल ग्रुप की, मैंने आपको बताया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि हर किसी के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो कि एक ग्रुप पे तो बैठेंगे उसके लिए डिफरेंट होंगे, लेकिन वो हमने 10th में नहीं पढ़ने हैं। आप पढ़ेंगे उनको जब आगे आप 12th क्लास में जाएंगे। तो 12th क्लास में जाके अगर आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया और आपको यही याद ना हुआ कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और उसका टेस्ट क्या है, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें इनको अच्छी तरह से याद करें। इनको याद करने के बाद आपको ये 12th तक नहीं भूलने चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन से थे और उनके टेस्ट कौन से थे। तो इन सबको एक दफ़ा रिवाइज करें, इनको याद करें, और अभी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना, आपने इस लेक्चर के बाद एक दफ़ा उनको दोबारा सॉल्व लाजमी करना है। एक दफ़ा करने से ना एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा आंसर्स क्या लिखने हैं। तो 2-3 दफ़ा जब कर लेंगे, अगर आप करते हैं तो 2-3 दफ़ा करने के बाद आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही इंटरेस्टिंग बात है, इस पे ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। ये आपको 2-3 दफ़ा ना लिखने से आसानी से याद हो जाती है। और हमारी 10th की केमिस्ट्री भी इसीलिए अच्छी है, केमिकल रिएक्शंस है, सीधी-सीधी बातें, उनको लिखें और उनको याद कर लें। आप इन सब की प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।